हर किताब एक कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदा होती हैं। हॉरर स्टोरी बुक। मानव मस्तिष्क का विकास कुछ इस तरह से हुआ है कि जन्म से ही वो सुरक्षा का सबसे पहला पैमाना एक माँ को मानता है। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक बच्चे के लिए उसकी माँ का चेहरा और उसकी आवाज़ दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा एक बहुत ही बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान का यही सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से उलट जाए तो? मतलब सुरक्षा ही खतरा बन जाए। हाँ, बिल्कुल। क्या हो अगर वही दिमाग जो माँ को एक ढाल मानता है, अचानक उसे एक खूंखार शिकारी के रूप में देखने लगे। जब सुरक्षा ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो इंसान का दिमाग उस खौफ को आखिर कैसे प्रोसेस करता है? ये एक बहुत ही गहरा और काफी परेशान करने वाला मनोवैज्ञानिक सवाल है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हम स्कल टेल्स की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मौत का साया साया पार्ट 1 इसके पन्नों के भीतर छिपे डर और मानवीय ट्रॉमा का विश्लेषण करेंगे। और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। हाँ, एकदम। ये कहानी मनोरंजन के लिए है और किसी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देती। लेकिन ये इंसानी डर के विज्ञान को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस कहानी में क्या डरावना है, बल्कि ये समझेंगे कि कोई चीज़ हमें डराती क्यों है। तो अगर कहानी की शुरुआत की बात करें, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये डर को किसी अचानक सामने आने वाले राक्षस या जंप स्केयर के रूप में पेश नहीं करती। हाँ, वो टोन बहुत अलग है। बिल्कुल, ये कहानी डर को एक धीमे जहर की तरह इस्तेमाल करती है। जब मुख्य किरदार मीरा को आधी रात में अपनी मासी का फोन आता है और उसे अपनी उस माँ की मौत की खबर मिलती है जिससे वो सालों से दूर थी, तो वहां कोई चीख पुकार नहीं होती। वहां सिर्फ एक बहुत भारी दमघोटू सन्नाटा होता है ना। हाँ, और ये सन्नाटा कहानी की टोन सेट कर देता है। हॉरर साहित्य में अक्सर चीखने को डर का प्रतीक माना जाता है, लेकिन असल जिंदगी में और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सबसे गहरा डर इंसान को पूरी तरह खामोश कर देता है। और पता है, यही खामोशी मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब जब मीरा अपने पति रितेश और 7 साल की बेटी अन्नू के साथ गांव पहुंचती है तो उस घर का माहौल बहुत ही घुटन भरा होता है। वो धुंध भरी सड़कें और सन्नाटा। हाँ, और आंगन में माँ की लाश रखी है। गांव वालों की नजरें मीरा को घूर रही हैं, लेकिन मीरा की आंखों में एक भी आंसू नहीं है। वो बस एक बुत की तरह खड़ी है। जिसे देखकर कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ये कितनी संवेदनहीन है। बिल्कुल। अक्सर समाज ऐसी प्रतिक्रिया को नफरत या पत्थरदिली का नाम दे देता है। लोग कहेंगे कि बेटी इतनी निष्ठुर है कि माँ की मौत पर रो भी नहीं रही। लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो क्या ये फ्रीज रिस्पॉन्स का एक क्लासिक उदाहरण नहीं है? फ्रीज रिस्पॉन्स मतलब लड़ो या भागो वाली स्थिति से पहले का जो सुन्नापन होता है। एकदम सही। मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में है और उसके सामने अचानक एक खूंखार बाघ आ जाए। उसका दिमाग फाइट या फ्लाइट का संकेत देने से पहले उसे पूरी तरह सुन कर देता है ताकि शिकारी की नजर उस पे ना पड़े। मीरा का वो सन्नाटा मुझे नफरत नहीं बल्कि ट्रॉमा का वही फ्रीज रिस्पॉन्स लगता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और उस फ्रीज रिस्पॉन्स के विचार को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें तो ये सिर्फ एक पल का डर नहीं है। ट्रॉमा इंसान के नर्वस सिस्टम को इस तरह से बदल देता है कि जब वो इंसान सालों बाद भी उस जगह या उस माहौल में वापस लौटता है तो उसका शरीर उसी पुरानी डरावनी स्थिति में वापस चला जाता है। हाँ, वो सब कुछ दोबारा जीने लगता है। बिल्कुल। इसे एटमॉस्फेरिक हॉरर की बहुत ही बेहतरीन तकनीक कहा जा सकता है। लेखक ने सिर्फ एक लाश या भूत नहीं दिखाया, उन्होंने धुंध भरी सड़कों, पुरानी दीवारों की चरमराहट और उस घर में फैली एक अजीब सी सड़ांध का जिक्र किया है। मतलब वो सड़ांध और वो माहौल सब ट्रिगर्स है मीरा के लिए। हाँ, गांव वालों की वो खामोश निगाहें सिर्फ उसे देख नहीं रही हैं, वे उसका एक तरह से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कर रही हैं। ये माहौल उस पुराने ट्रॉमा को दोबारा जिंदा कर रहा है जिससे भागकर मीरा ने अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। उसका सुन पढ़ना
दरअसल उसके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है एकदम सही कहा आपने। जो उसे उस दर्दनाक वास्तविकता से कट जाने का निर्देश दे रहा है। और वो वास्तविकता जो उसके बचपन से जुड़ी है, वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब रात होती है तो मीरा अपनी मासी से उन पुरानी यादों के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कैसे एक शाम खेत से लौटने के बाद उसकी माँ अचानक बदल गई थी। वो रात रात भर जागती थीं, घर में भटकती थीं। हाँ, और अजीब सी खाली आंखों से घूरती रहती थी। यहाँ तक तो ये एक व्यक्तिगत पारिवारिक त्रासदी लगती है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब मीरा की बचपन की सहेली सुमन उनके घर आती है। और माँ उसे भी उसी खौफनाक तरीके से घूरती है। अफवाह फैल जाती है कि किसी ने उसका खून चूस लिया है और उसी रात मीरा अपनी माँ को खेत से लौटते हुए देखती है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। बाप रे, एक बच्ची के लिए देखना कितना भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। अब एक विश्लेषक के तौर पर मुझे यहाँ रुककर थोड़ा तार्किक रूप से सोचना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी स्थिति एक गंभीर मानसिक बीमारी का मामला हो? जैसे कि कोई साइकोटिक एपिसोड? हाँ, जैसे सिजोफ्रेनिया या कोई भयंकर साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति को मतिभ्रम होता है और वो रात में भटकने लगता है। और गांव वाले जिनके पास अधि चिकित्सा विज्ञान की कोई समझ नहीं थी, उन्होंने अपनी अज्ञानता और अंधविश्वास के चलते एक बीमार औरत को पिशाच समझ लिया हो। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? एक छोटी बच्ची के डरे हुए दिमाग और गांव की अफवाहों ने मिलकर शायद एक मेडिकल इमरजेंसी को अलौकिक हॉरर में तब्दील कर दिया हो। ये तर्क बहुत ही स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक हॉरर की खासियत यही होती है कि वो पढ़ने वाले या सुनने वाले को इसी दुविधा में रखता है। क्या ये इंसान के दिमाग का फितूर है या सच में कोई बुरी शक्ति है? हाँ, ये दुविधा ही तो असली डर पैदा करती है। बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो लोक कथाओं का जन्म ही अक्सर ऐसे मामलों को समझाने के लिए होता है जो समाज की समझ से बाहर होते हैं। जब कोई बीमारी या अचानक होने वाली मौतें, जैसे जानवरों का मरना या किसी बच्ची की रहस्यमयी मौत एक ग्रामीण समाज में होती हैं, तो लोग उस तबाही को एक चेहरा देने की कोशिश करते हैं। मतलब उसे एक दानव या भूत का रूप दे देते हैं। हाँ, खून पीने वाले साए या शापित कुएं की कहानियां दरअसल एक सामूहिक डर को आकार देने का ही तरीका है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा बिंदु है जो इस मानसिक बीमारी वाले तर्क को थोड़ी चुनौती देता है। वो क्या है? वो है मीरा के पिता का निर्णय। जब ये सारी घटनाएं होने लगी तो पिता ने मीरा को घर से दूर मासी के पास हमेशा के लिए भेज दिया और खुद वहीं रह गए। और बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी भी मौत हो गई। ओहो, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये महज एक मानसिक बीमारी होती तो एक पारंपरिक ग्रामीण ढांचे में पिता शायद पत्नी को किसी वैद्य या डॉक्टर के पास ले जाते या ज्यादा से ज्यादा उसे घर के एक कमरे में बंद कर देते। लेकिन अपनी इकलौती संतान को हमेशा के लिए दूर कर देना, ये एक बहुत ही चरम कदम है। मतलब उन्हें पता था कि बात उनके हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि पिता को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि वे जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो सिर्फ एक बीमार दिमाग नहीं, बल्कि एक ऐसा वास्तविक और खतरनाक खतरा है जिससे वे अपनी बच्ची को नहीं बचा सकते थे। ये कदम वाकई पूरी स्थिति की गंभीरता को बदल देता है। पिता का ये आत्मसमर्पण एक तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि घर में जो कुछ भी था वो मानवीय नियंत्रण से बाहर था। और यही अनियंत्रित खतरा कहानी को वर्तमान में वापस खींच लाता है। जब वो रात गहराती है और सन्नाटा और भारी हो जाता है, हाँ, तभी मीरा की नींद टूटती है। वो देखती है कि उसका पति और बेटी बिस्तर पर नहीं है और कमरे के एक अंधेरे कोने से किसी औरत के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज आ रही है। जब मीरा उस आवाज की तरफ देखती है तो वो उसकी माँ है। वही डरावनी आंखें और अजीब सी मुस्कान। वही। और वो माँ मीरा से कहती है कि वो अपनी बच्ची को लेकर तुरंत वहां से चली जाए, वरना वो उसे नहीं छोड़ेगी। मीरा चीखते हुए उठती है और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। एक बहुत ही खौफनाक सपना। अब अक्सर लोग सपनों को महज दिन भर की थकान या तनाव का परिणाम मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सपना मीरा के अवचेतन मन का, मतलब उसके सबकॉन्शियस का एक बहुत ही शक्तिशाली अलार्म है। अलार्म? किस तरह का अलार्म? इसे एक बायोलॉजिकल एनालॉजी से समझते हैं। जब हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो बीमारी के लक्षण दिखने से बहुत पहले हमारा इम्यून सिस्टम हमें बुखार के जरिए एक चेतावनी देता है। बुखार खुद बीमारी नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। अच्छा,
तो आप कह रही हैं कि मीरा का दिमाग उसे एक तरह का बुखार दे रहा है? बिल्कुल। मीरा का अवचेतन मन उस घर की हवा में मौजूद सूक्ष्म बदलावों को, उस खतरे को भांप चुका है। उसका दिमाग उसे एक मेटाफोरिकल बुखार दे रहा है। ये बता रहा है कि जो खतरा बचपन में था वो आज भी वही है। इस एनालॉजी को अगर हम हॉरर साहित्य और पैरानॉर्मल मनोविज्ञान के संदर्भ में रखकर देखें, तो सपनों की भूमिका और भी जटिल हो जाती है। वो कैसे? सिर्फ एक अवचेतन अलार्म होने के अलावा बहुत सी संस्कृतियों और कहानियों में नींद की अवस्था को एक लिमिनल स्पेस या सीमांत स्थान माना जाता है। ये वो अवस्था है जहां भौतिक दुनिया और अदृश्य दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा कमजोर होता है। मतलब एक ऐसा दरवाजा जहां से आत्माएं संपर्क कर सकती हैं। हाँ, और इस सपने में जो सबसे विचलित करने वाली बात है वो है उस चेतावनी का विरोधाभास। माँ मुस्कुरा रही है लेकिन रोने की आवाज आ रही है। हाँ, ये बहुत अजीब था। वो जाने के लिए कह रही है लेकिन साथ ही धमकी भी दे रही है। ये विरोधाभास इस बात का संकेत है कि वो संदेश सीधा नहीं आ रहा है, बल्कि किसी चीज के माध्यम से या किसी चीज को तोड़कर आ रहा है। और ये सिर्फ एक मानसिक चेतावनी नहीं थी। क्योंकि अगली सुबह जो घटना घटती है वो सब कुछ साफ कर देती है। बिल्कुल, वो साबित कर देती है कि खतरा सिर्फ मीरा के दिमाग के अंदर नहीं है। और अगली सुबह की वो घटना तो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। सूरज की रोशनी आमतौर पर हॉरर कहानियों में राहत लेकर आती है, लेकिन यहाँ वो रोशनी सिर्फ उस खौफनाक सच को बेनकाब करती है। जब मीरा अन्नू को देखती है, मीरा अपनी छोटी बेटी अन्नू को देखती है, जो जमीन पर बैठकर अपनी गुड़िया के साथ किसी से बातें कर रही है। जब मीरा पूछती है कि वहाँ कौन है, तो अन्नू अपनी उसी मासूम सी आवाज में जवाब देती है कि वो अपनी नानी से बात कर रही है। बाप रे। और जब मीरा कहती है कि नानी तो मर चुकी हैं, तो अन्नू कहती है कि नानी यही है और वो ठीक मीरा के पीछे खड़ी हैं। ये सुनकर तो किसी की भी जान निकल जाए। बिल्कुल। और उसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका मीरा को छूकर गुजरता है और पूरे कमरे में किसी लाश के सड़ने जैसी भयंकर बदबू फैल जाती है। फिर वो पलें जहां डर शारीरिक रूप ले लेता है। हाँ, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी डरावनी कहानी में ये जो भ्रष्ट मासूमियत होती है ना, मतलब करप्टेड इनोसेंस, ये सबसे बड़ा हथियार होती है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। जब एक वयस्क इंसान किसी खतरे को देखता है तो उसका दिमाग उसे भागने या लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब एक बच्चा किसी अनदेखे साए को अपना दोस्त या रिश्तेदार मान लेता है तो हमारा सारा सुरक्षा तंत्र ढह जाता है। वयस्क को न सिर्फ उस राक्षस से लड़ना होता है, बल्कि उस बच्चे की उस खतरनाक सहमति से भी लड़ना होता है। हाँ, बच्चा तो उस खतरे को खतरा मान ही नहीं रहा है। यही तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि जिस चीज से जान जानी है, बच्चा उसी की तरफ क्यों खिंच रहा है। ये भ्रष्ट मासूमियत का बिंदु बहुत ही सटीक है। बच्चों का दिमाग सामाजिक पूर्वाग्रहों और तार्किक सीमाओं से मुक्त होता है, इसलिए वे ऐसी चीजों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें बड़े नकार देते हैं। सही कहा। लेकिन इसके अलावा इस दृश्य में एक और बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये वो क्षण है जहां कहानी पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हॉरर से निकलकर एक फिजिकल सुपरनैचुरल थ्रेट यानी भौतिक अलौकिक खतरे में प्रवेश कर जाती है। वो ठंडी हवा और बदबू की वजह से, है ना? बिल्कुल। ठंडी हवा का झोंका और सड़े हुए मांस की बदबू, ये केवल विचार या यादें नहीं हैं, ये भौतिक दुनिया में एक हस्तक्षेप हैं। पैरासाइकोलॉजी में ऐसी घटनाओं को ऑब्जेक्टिव फिनोमेना कहा जाता है, जहां एक अदृश्य शक्ति वातावरण के तापमान या गंध को बदल देती है। मतलब भूत प्रेत का भौतिक प्रमाण। हाँ, और इस पल में मीरा का वो फ्रीज रिस्पॉन्स जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब खतरा उसकी अपनी यादों तक सीमित नहीं है। वो खतरा उसकी अगली पीढ़ी, उसकी बेटी तक पहुंच चुका है। और एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखकर कभी शांत नहीं रह सकती। सही कहा। मातृवृत्ति उसके बचपन के ट्रॉमा पर हावी हो जाती है और वो तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला करती है। वो फैसला बहुत ही त्वरित और हताश होता है। वो अपना सामान समेटती है, बच्ची को गोद में उठाती है और अपने पति और मासी के साथ उस घर से बाहर निकलती है। ऐसा लगता है जैसे कहानी यहाँ अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि परिवार बच गया, कि वो उस मनहूस घर को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। जब वे घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो मीरा आखिरी बार मुड़कर
उस घर की टूटी हुई खिड़की की तरफ देखती है। और वहां उसे वो परछाई दिखती है। हाँ, खिड़की के पीछे उसे अपनी माँ की परछाई खड़ी नजर आती है। लेकिन इस बार माँ का वो चेहरा डरावना नहीं है। उस चेहरे पर कोई खौफनाक मुस्कान नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। वो चेहरा बेहद थका हुआ, उदास और बेबस है। एकदम हरी हुई माँ की तरह। बिल्कुल। और तभी उस बेबस माँ की परछाई के ठीक पीछे से एक और चेहरा उभरता है। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह से काली और खाली हैं और जिसके होंठों पर एक भयानक, तिरछी, अमानवीय मुस्कान है। वो असली शैतान। हाँ, एक असली शैतानी वजूद। और अगले ही पल वे दोनों परछाइयां वहां से गायब हो जाती हैं। इस दृश्य ने ना मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक नए नजरिए से देखें तो ये पूरी कहानी ही पलट जाती है। कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। एकदम। ये क्लासिक होस्टेज सिचुएशन की तरह है, मतलब बंधक स्थिति। इसे एक बैंक डकैती की तरह देखते हैं। अच्छा, बैंक डकैती। हाँ, मान लीजिए बैंक के अंदर लुटेरे हैं और उन्होंने एक बंधक को बंदूक की नोक पर खिड़की के पास खड़ा कर दिया है। वो बंधक अजीब हरकतें कर रहा है, बाहर पुलिस और लोगों को देखकर चिल्ला रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। तो बाहर वालों को लगेगा कि वो व्यक्ति पागल है या लुटेरों के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल। लेकिन असलियत में वो बंधक जानबूझकर अजीब हरकतें कर रहा है ताकि लोग डरे और दूर रहें, ताकि कोई भी अंदर आकर उस बंदूकधारी लुटेरे का शिकार न बने। क्या बात है, ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। तो पूरी कहानी में मीरा जिसे राक्षस समझ रही थी, वो माँ असल में खुद एक बंधक थी। वो उस शैतानी साए की कैद में थी। इस कहानी का ये सबसे शक्तिशाली और दुखद मोड़ है। ये हॉरर को पूरी तरह से एक त्रासदी में बदल देता है। ये बंधक वाली तुलना इस रिश्ते की जटिलता को बहुत ही स्पष्ट कर देती है ना? हाँ, लेकिन इसे हम एक कदम और आगे ले जाकर क्वारंटीन या अलगाव की तरह भी देख सकते हैं। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं कि माँ एक शिकार थी, तो कहानी की हर घटना का अर्थ बदल जाता है। मतलब बचपन की वो सारी घटनाएं। बिल्कुल। बचपन में जब वो खेत से वापस आई थी और उसने अजीब हरकतें शुरू की थी, तो वो शायद उस शैतानी शक्ति से लड़ रही थी जो उसके शरीर या उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। ओहो, तो उसका मीरा को खुद से दूर रखना। हाँ, उसका मीरा को खुद से दूर रखना, उसे प्यार ना करना, ये नफरत नहीं थी, ये एक माँ का सबसे बड़ा त्याग था। वो खुद को एक राक्षस की तरह पेश कर रही थी ताकि उसकी बच्ची उससे दूर रहे, उस साये से दूर रहे। और पिता का मीरा को भेजना भी उसी क्वारंटीन का हिस्सा था। एकदम सही। वे जानते थे कि उनकी पत्नी एक भयानक शक्ति से लड़ रही है और इस लड़ाई में बच्चे का वहां रहना सुरक्षित नहीं है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। और वो सपना, जिस सपने को हम एक खौफनाक चेतावनी या धमकी मान रहे थे, जहां माँ कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, वो कोई धमकी नहीं थी। नहीं, वो उस बेबस माँ की अपनी बेटी और नातिन को बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। वो जानती थी कि वो साया अब बच्ची पर नजर गड़ाए हुए है। माँ ने शायद जानबूझकर अपने चेहरे को डरावना बनाया होगा ताकि मीरा डर के मारे ही सही पर उस घर से भाग जाए। ये एक ऐसा प्यार है जिसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को हमेशा के लिए एक विलन के रूप में स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। और अगर हम इसे साहित्य के नजरिए से देखें तो ये हॉरर शैली के मॉन्स्ट्रस फेमिनिन ट्रोप का बहुत ही शानदार तरीके से खंडन करता है। अक्सर डरावनी कहानियों में महिलाओं को, विशेषकर माताओं को, या तो पूरी तरह से पवित्र दिखाया जाता है या फिर चुड़ैल और डायन के रूप में। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सही कहा। लेकिन यहाँ लेखक ने उस राक्षस के आवरण के भीतर एक बेबस लेकिन बेहद मजबूत माँ को छुपा के रखा था। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, कभी-कभी उनके पीछे का सच बहुत ही जटिल, करुणा से भरा और दर्दनाक हो सकता है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। हमने एक ऐसी कहानी से शुरुआत की थी जो पूरी तरह से डर और नफरत के ताने बाने से बुनी गई थी। एक बेटी जो अपनी माँ की मौत पर आंसू तक नहीं बहाती क्योंकि वो मानती है कि उसकी माँ एक राक्षस थी। लेकिन विश्लेषण के इस पड़ाव तक आते आते ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, ये एक माँ के असीम त्याग और खामोश बलिदान की दास्तान बन जाती है। उस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक अदृश्य पिंजरे में बिता दी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी आज़ाद और सुरक्षित रह सके। ये बहुत भावुक कर देने वाला है ना? लेकिन हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह ये विश्लेषण किसी सुकून भरे अंत पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो रात की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। वो सवाल क्या है? ज़रा इस बात पे गौर कीजिए।
सालों तक मीरा की माँ उस काले साये और अपनी बेटी के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रही। वो खुद उस साये की कैद में थी, लेकिन उसने उस शैतान को अपनी बच्ची तक पहुंचने नहीं दिया। हाँ, वो ढाल थी। लेकिन अब वो ढाल टूट चुकी है। वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे भयानक बात, उस साये ने छोटी अन्नू को देख लिया है। अन्नू ने उसे नानी समझकर अपना लिया है, उससे बातें की हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना विचार है। मीरा उस घर को छोड़कर भाग तो गई है, वो मीलों दूर जा रही है। लेकिन जब मामला मनोवैज्ञानिक और अलौकिक हो, तो क्या भौगोलिक दूरी कोई मायने रखती है? शायद नहीं। जब शिकार खुद उस साये को अपने जीवन में स्वीकार कर चुका हो, उससे बात कर चुका हो, तो क्या वो शैतान सिर्फ उस पुराने घर की चौखट तक ही सीमित रहेगा? क्या ये खौफनाक सिलसिला सच में उस गांव की सीमा पार करते ही खत्म हो गया है, या असली डर की तो बस अब शुरुआत हुई है? ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो श्रोताओं, अगर अगली बार आधी रात को अचानक आपकी नींद खुले और कमरे के किसी अंधेरे कोने से अचानक सड़े हुए मांस की कोई बहुत हल्की सी बदबू आए, या एक सर्द हवा का झोंका आपको छू के गुजरे, तो याद रखिएगा कि हर परछाई महज दृष्टि का भ्रम नहीं होती। कुछ परछाइयां सच में होती है। बिल्कुल। कभी कभी अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि किसी ऐसी चीज की मौजूदगी होता है जो बहुत शांति से आपको देख रही है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन अंधेरे रहस्यों को हमारे साथ खंगालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डर अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो देखो, सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट वीडियो 1, नेक्स्ट वीडियो 2। वो अभी भी देख रहा है।